पिछली वीडियो में अपन ने ब्यूनोस आयरस और मोंटेविडियो तक देख लिया था और दक्षिण अमेरिका कर ही रहे थे। इसमें अपन ने सबसे पहले कंट्रीज़ को देखा कि कौन सा देश कहाँ पर अवस्थित है, उनकी क्या राजधानी है, और कोस्टल रीजन के बारे में अपन ने जाना। और इधर से पश्चिम तरफ से अपन दक्षिण अमेरिका की खास बातों को जानते हुए आगे बढ़ते रहे और अपन ब्यूनोस आयरस मोंटेविडियो तक पहुंच चुके थे। इसके बाद आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एक रिवर है जिसको कहा जाता है पराना, और यहाँ पर एक दूसरी रिवर आके मिलती है जिसको कहा जाता है उरुग्वे। और पराना की एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है उसको कहा जाता है पराग्वे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पराना नदी है वो यहाँ से निकल रही है और इस क्षेत्र को कहा जाता है ब्राजीलियन हाईलैंड। इस क्षेत्र को ब्राजीलियन हाईलैंड कहा जाता है। तो पराना रिवर ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलने के बाद ये सबसे पहले पराग्वे और ब्राजील के बीच भौतिक सीमा बनाती है। उसके बाद ये पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच भौतिक सीमा बनाती है। उसके बाद ये अर्जेंटीना में जाके ब्यूनोस आयरस के पास ये जाके समुद्र में बाहिया बेलेंसा में मिल जाती है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि यहाँ पे उरुग्वे रिवर है। यहाँ से जो ब्राजीलियन हाईलैंड जो है उसके दक्षिणी छोर से उरुग्वे रिवर का उद्गम होता है, और उरुग्वे रिवर का यहाँ से उद्गम होने के बाद ये ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच भौतिक सीमा बनाती है। उसके बाद ये उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच भौतिक सीमा बनाती है। उसके बाद ये जाके रियो द प्लाटा में मिल जाती है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी किसके बीच सीमा बनाती है। उसके बाद अपन देख लेते हैं पराग्वे। तो पराग्वे अगर आप देखेंगे तो पराग्वे का उद्गम यहाँ इसकी सहायक आती है और यहाँ इसकी सहायक नदियां आती हैं और यहाँ पर आके मिलती हैं, जो ये पराग्वे नदी यहाँ से कहलाती है। इसके बाद ये पराग्वे जो नदी है तो पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच भौतिक सीमा बनाती है, और उसके बाद ये देख रहे होंगे कि ये जो अर्जेंटीना और पराग्वे की जो बाउंड्री है वहां पर आके ये पराना रिवर जो मुख्य नदी है उस पर आके मिल जाती हैं। तो यहाँ जानने योग्य दो खास बातें हैं। पहली ये कि पराना रिवर में एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है जिसको इग्वाजो कहते हैं, और एक बहुत ही बड़ा डैम है जिसको इताइपू कहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक डैम है जिसको इताइपू कहते हैं, और यहीं पर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जिसको इग्वाजो कहते हैं। इग्वाजो बेसिकली बड़ा वाटरफॉल है, मतलब जलप्रपात है। बड़ा जलप्रपात का मतलब होता है कि उस पे कितना पानी का क्षेत्र है, और ऊंचे जलप्रपात का मतलब होता है उसकी ऊंचाई से। तो
ये ध्यान रखिएगा कि इग्वाजो जो है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है और इताइपू जो है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ब्राजील में कोस्टल रीजन में यहां पर एक लैगून है जिसको कहा जाता है पैटोस लैगून। लैगून क्या है इसको अपन डिटेल से चर्चा करेंगे जब अपन चर्चा करेंगे इंडिया। वहां पर लैगून क्या है, कैसे बनते हैं, उनकी क्या खास बातें होती हैं, ये अपन वहां पर डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है जैसा कि मैंने डिस्कस किया था इसको ब्राजीलियन हाईलैंड कहते हैं। और ब्राजीलियन हाईलैंड बेसिकली ये दक्षिण अमेरिका में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महत्वपूर्ण क्षेत्र कई वजह से है। पहला तो इसमें मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं जैसे कोयला हो गया, आयरन ओर हो गया, प्लेटिनम निकिल हो गया, तांबा हो गया, ये यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस जगह पर वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ प्लांटेशन किया जाता है और प्लांटेशन में मुख्य रूप से यहाँ पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है जिसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कोहुआ बोलते हैं। और जो जहाँ कॉफी का उत्पादन किया जाता है उस क्षेत्र को फजेंडा बोलते हैं। तीसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है यहाँ पर अधिक विकास हुआ है। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि चारा भूमि की उपलब्धता है, चारा का उत्पादन होता है तो यहाँ पर पशुपालन भी किया जाता है और पशुपालन किए जाने के कारण यहाँ पर मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो कॉटन है उनका उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक सौ पोलो क्षेत्र है ब्राज़ील का। सौ पोलो एक जगह है ब्राज़ील में, वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड की सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण सिटी है। तो उस सिटी की ब्राज़ील में क्या खास बात है उसको एक एक करके अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सौ पोलो है। तो सौ पोलो की सबसे पहले जैसे मान लीजिए अगर कि ये सौ पोलो है, सौ पोलो, तो सौ पोलो सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट सिटी है ब्राजील की, लार्जेस्ट सिटी है ब्राजील की। दूसरा है ये फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कैपिटल है, मतलब कि वित्तीय और वाणिज्यिकी राजधानी है ये ब्राजील की। तीसरा है यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो कपड़ा उद्योग है उसका विकास होने के कारण इसको ब्राजील का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चौथा ये है कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मांस प्रसंस्करण उद्योग का काफी सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योगों का भी काफी विकास हुआ है। तो ये जो सौ पोलो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इन सबसे महत्वपूर्ण जो प्लांटेशन की दृष्टि से है, अगर ये सौ पोलो है तो यहाँ पर इसके लगभग चारों तरफ कॉफी का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ कॉफी को लोकल लैंग्वेज में कोहुआ बोलते हैं और कॉफी जहां उगाई जाती है उसको फजेंडा बोलते हैं। तो सौ पोलो के लगभग चारों तरफ से कॉफी का उत्पादन करके सौ पोलो पर इसको केंद्रित किया जाता है। और यहाँ से एक ट्रेन चलती है जो कोस्टल रीजन तक जाती है।
हालांकि sao पोलो कोस्टल रीजन के काफी नजदीक है, पर यहाँ जो ट्रेनें चलती हैं वो मुख्यतः मालवाहक ट्रेनें होती हैं, और मालवाहक ट्रेनों में भी इनका मुख्य रूप से जो परिवहन किया जाता है वो कॉफी के लिए किया जाता है, और इसीलिए यहाँ की जो ट्रेनें हैं उनको फजिंडा ट्रेनें या कोहुआ ट्रेनें भी कहा जाता है। इसके बाद आप यहीं पर आप ये देखेंगे कि एक सेंटोस जो सी पोर्ट है, सेंटोस का विकास किया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि सेंटोस का विकास यहां पर किया गया है। बेसिकली सेंटोस का विकास यहां पर इसलिए किया गया है क्योंकि sao पोलो पर अत्यधिक जन और धन की का दबाव बढ़ने के कारण वहां पर क्रियान्वयन कर पाना औद्योगिक दृष्टि से उतना सरल नहीं होता था। इसीलिए वहां के भार को कम करने के लिए ये सेंटोस बंदरगाह का निर्माण किया गया है, ताकि sao पोलो पर बढ़ने वाला जन दबाव को कम किया जा सके। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि सन सल्वाडोर है। सल सल्वाडोर बेसिकली ब्राजील की प्राचीन राजधानी है। जब ब्राजील की राजधानी यहां पर ब्राजीलिया को नहीं बनाया गया था, तब जो सन सल्वाडोर है वही ब्राजील की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद कुछ भौतिक भूगोल को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने चर्चा किया कि इसको ब्राजीलियन हाईलैंड कहते हैं, और ब्राजीलियन हाईलैंड पर जो चारागाह भूमि है वहाँ जो चारा का उत्पादन होता है उसे कंपोज कहते हैं, और कंपोज की जो घास की विशेषता है वो लगभग सवाना की तरह है। यहाँ पर कंपोज घास का उत्पादन होता है, और कंपोज घास जो है वो सवाना की तरह ही एक घास है। दूसरा आप यहां पर ये देखेंगे कि मोटो ग्रोसो प्लेटाऊ है। मोटो ग्रोसो प्लेटाऊ को बेसिकली ब्राजीलियन हाईलैंड का ही उत्तर पश्चिमी विस्तार कहा जाता है, यहां पर है। इसके बाद इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको एक ग्रान चाको दिखेगा। ग्रान चाको जो बेसिकली एक हंटिंग लैंड है। हंटिंग लैंड इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ की जो जनजाति रहती है उसका मुख्य रूप से व्यवसाय, उनकी मुख्य रूप से जो जीवन यापन टिका हुआ है वो पशुपालन पर टिका हुआ है, और वहाँ के जो जनजाति समूह है वो यहाँ पर अत्यधिक शिकार करते हैं। इसीलिए जो ग्रैंड चाको है उसको हंटिंग लैंड भी बोलते हैं। इसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक रिवर है टोकेंटिस। ये जो रिवर देख रहे हैं, ये जो रिवर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे आपको एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है टोकेंटिस, और ये बेलम एक जगह है, वहीं पर जाके ये अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी को अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक बहुत बड़ी नदी है जिसको कहा जाता है अमेजन। अमेजन जो रिवर है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये अपने साथ सबसे ज्यादा जल की मात्रा को लेकर चलती है।
इसलिए ये सबसे बड़ी नदी है, लेकिन ये दूसरी सबसे लंबी नदी है नील रिवर के बाद। नील रिवर अपन पढ़ेंगे जब अपन अफ्रीका पढ़ेंगे, तो वहां विश्व की सबसे लंबी नदी है जो नील है, और जो अमेजन है वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरा इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो रबर की जो खोज हुई थी, वो जो रबर के पेड़ पाए गए थे वो अमेजन रिवर के बेसिन पर ही पाए गए थे। और यदि ये अमेजन रिवर है और इसके सभी ट्रिब्यूटरीज और इसके जलीय क्षेत्र को मिलाकर जो क्षेत्र है उसको बेसिन कहते हैं। और इसी बेसिन में जो विजिटेशन है, जो वनस्पतियां हैं, जो वहां के वन है, उसको सेल्वास कहते हैं। सेल्वास। सेल बेसिन या ये अगर बेसिन है इसका, तो यहां पर जो विजिटेशन है उसको सेल्वास कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल्वास से आप क्या समझते हैं? तो सेल्वास का मतलब ये होता है कि जो अमेजन रिवर का बेसिन है, जो अमेजन रिवर का जलीय क्षेत्र है, उस पर जो वन पाए जाते हैं, उस पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसी को सेल्वास कहते हैं। तो जैसा कि अपन ने डिस्कस कर ही लिया कि जो रबर के पौधे थे, रबर के जो पेड़ थे, वो सर्वप्रथम यहीं पाए गए थे, और यहाँ पाए जाने के बाद ही रबर के पौधों की खेती की जाने लगी थी। अब इसके बाद अपन जो अमेजन रिवर है उसके कुछ सहायक नदियों को समझ लेते हैं। जैसे अमेजन रिवर जब पेरू से निकलती है, ये एंडीज पर्वत के पश्चिमी छोर से, पश्चिमी किनारे से निकलती है, जहां मुख्य रूप से ये पेरू से निकलती है। वहां से निकलने के बाद इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है नदीरा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरू से निकल रही है, एंडीज पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी छोर से, और यहाँ पे इसकी एक नदी है जो इसको कहा जाता है निग्रो रिवर। इसको कहा जाता है निग्रो रिवर। और निग्रो रिवर जहां पे आके अमेजन से मिलती है उसको कहा जाता है मनवास। मनवास बेसिकली रबर कलेक्टिंग प्लेस है। मनवास में ही यहाँ से रबर के पौधों को, रबर के जो उत्पाद, पेड़ के जो उत्पाद हैं, उनको यहाँ से लाया जाता है और यहाँ पर उनको एकत्रित किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक यहाँ से दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो उसका उद्गम होता है लगभग एंडीज पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी और बोलिविया पठार के लगभग उत्तरी से। यहाँ पे जो नदी है इसकी सहायक, उसको कहते हैं मादीरा। तो दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं अमेजन की, पहली है निग्रो और दूसरी है मदिरा। जो अमेजन का मुहाना है उसको कहते हैं मकाका, और मकाका बेसिकली एक सी पोर्ट है, और सी पोर्ट का, इस मकाका सी पोर्ट का मुख्य रूप से उपयोग यहाँ रबर के एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। यहाँ लगभग 85%, 80 से 85% जो एक्सपोर्टेशन होता है वो रबर का केवल होता है, और यहाँ से रबर पूरे विश्व में एक्सपोर्ट की जाती है। तो अपन ने अमेजन को देख लिया है। अब अपन इस जगह को देखते हैं। इस जगह को बेसिकली कहते हैं गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड।
और ग्वेना हाईलैंड में जो वनस्पति है उस वनस्पति को कहते हैं लानोस। यहाँ पर जो वनस्पति रहती हैं, वनस्पतियों का विकास होता है, उसको कहते हैं लानोस। लानोस आप अपने मैप में देख सकते हैं। उसके बाद ग्वेना हाईलैंड में ही एक रिवर है, आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ओरिनिको रिवर है, ओरिनिको रिवर है। तो ओरिनिको रिवर में बेसिकली एक वाटरफॉल है जिसको कहा जाता है एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल मतलब एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं छोटे मोटे एग्जामों में कि एंजल जलप्रपात कहाँ है। तो एंजल जलप्रपात ओरिनिको रिवर में साउथ अमेरिका में अवस्थित है। इसके बाद आप यहाँ पर एक लेक देखेंगे। यहाँ पर आप ये एक लेक देख रहे होंगे। इस लेक को कहते हैं मराकाइबो। इस लेक को कहते हैं मराकाइबो। मराकाइबो ये लेक बेसिकली ऑयल के भंडार की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये अपना अमेरिका का जो भौतिक था वो उसे अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अमेरिका के सबसे वेटेस्ट मतलब सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे ऊंचा क्षेत्र, सबसे नीचा क्षेत्र, इसे देख लेते हैं। सबसे ठंडा क्षेत्र, सबसे गर्म क्षेत्र। पर कोलंबिया में आप देखेंगे एक क्विब्दो क्षेत्र है। यहाँ पर एक क्विब्दो है। क्विब्दो बेसिकली दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो अगर ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? यहां पर देखेंगे कि अटागामा डिजर्ट है। अटागामा डिजर्ट है और अटागामा में यहां पर अटागामा के, अगर ये अटागामा डिजर्ट है, अटागामा मरुस्थल है, तो यहां पर एक क्षेत्र है अरीका। अरीका साउथ अमेरिका का नहीं बल्कि विश्व का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। अब यहां पर आप देखेंगे, अर्जेंटीना में, यहां पर आप अर्जेंटीना में देखेंगे तो आपको दिखेगा सारामिंटो। सारामिंटो बेसिकली अमेरिका का वो क्षेत्र है जहां सबसे कम तापमान रहता है। तो अगर यहाँ पर सबसे कम तापमान है तो सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो आप यहाँ पर अर्जेंटीना में ही देखेंगे। इस क्षेत्र को कहते हैं रिवादाविया। रिवादाविया। अब सबसे ऊंचा और सबसे निचला क्षेत्र देख लेते हैं। तो जैसा कि अपन एंडीज माउंटेन को अपन डिस्कस करते समय ये देखे थे कि यहाँ पर एकांकागुआ है जो न केवल एंडीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो क्षेत्र, ये जो चोटी है, सबसे उछला स्थान है दक्षिण अमेरिका का, इसको कहते हैं एकांकागुआ। और ये अगर सबसे ऊंचा क्षेत्र है तो यहां पर आप देखेंगे कि एक वाल्दीज पेनिसुला है। वाल्दीज पेनिसुला। वाल्दीज पेनिसुला को अपन ने डिस्कस किया था जब अपन कोस्टल रीजन दक्षिण अमेरिका का कर रहे थे। तो वाल्दीज पेनिसुला जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे निचला क्षेत्र है।
एकांकागुआ सबसे ऊंचा क्षेत्र है। सारामिंटो जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे ठंडा क्षेत्र है। क्विब्दो जो है वो सबसे वर्षा वाला क्षेत्र है, ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर जो रिवादाविया है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे गर्म जगह है। तो दक्षिण अमेरिका को अपन ने काफी विस्तार से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ेंगे।